भारत फ्रांस से 114 नए रफाल प्लेन खरीदेगा। क्यों रफाल भारतीय वायुसेना के लिए इतना ज़रूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय दुनिया भर के दुष्प्रचार के बावजूद रफाल की ही ओर भारतीय वायुसेना देखती है। वो कौन सी नियम और शर्तें हैं जिन्हें पूरा करके रफाल पहली पसंद हमारी बना हुआ है। इसके अलावा बात करेंगे कि इन रफाल की खरीद के बाद भी वायुसेना के सामने किस तरह की और चुनौतियां हैं, उनसे निपटने की तैयारियां क्या हैं। हरदीप पुरी और एप्स्टीन फाइल की बात भी करेंगे, उनकी सफाई के बाद भी कौन से सवाल बचे हैं जो विपक्ष उठा रहा है, और आज देश भर में बुलाए गए भारत बंद का हाल क्या रहा। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by ITEL, Sensodyne DSP and Goldie Masale. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी ने 114 नए रफाल फाइटर जेट्स खरीदने की मंजूरी दे दी है। लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए की ये डील फाइटर लड़ाकू जहाज़ों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी डील्स में से है। ये सौदा इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल कैपेसिटी को बड़े स्तर पर बूस्ट करने जा रहा है। सौदे की खबर तब आई है जब इसी महीने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का भारत दौरा होने वाला है। भारतीय वायुसेना पहले ही 36 रफाल ऑपरेट कर रही है। नेवी ने 26 का ऑर्डर दे रखा है पहले ही, और अब ये नया सौदा बताता है कि तमाम नेगेटिव प्रोपेगेंडा के बाद भी भारत ने एक बार फिर से रफाल में ही अपना भरोसा जताया है। आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी बातें और जान लीजिए। सबसे ज़रूरी तो ये कि अभी सिर्फ डीएसी ने मंजूरी दी है। फाइनल अप्रूवल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की ओर से आएगा, यानी सुरक्षा से जुड़े मसलों पर देश की सबसे बड़ी बॉडी। बातें ये भी चल रही हैं कि 114 में से 18 जेट्स फ्लाई अवे कंडीशन में मिलेंगे, यानी फ्रांस की 10 एविएशन बना करके भेजे कि बाकी के जो 96 होंगे वो भारत में ही असेंबल किए जाएंगे, देसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए, जो 60% तक जा सकती है। कुल जमा तस्वीर यही कि डील लगभग फाइनल है। अब सवाल यह है कि यह सौदा इतना महत्वपूर्ण क्यों कहा जा रहा है। डिफेंस से जुड़े बड़े बड़े सौदे तो होते ही रहते हैं, फिर इसमें ऐसा क्या खास है। इन सवालों के जवाब एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र। आपने देखा कि कैसे भारतीय वायुसेना की एयर सुपीरियॉरिटी ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और इस दौरान रफाल की MRFA क्वालिटीज़ काफ़ी काम आई। MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, जो एक साथ कई सारे रोल्स को अंजाम दे सकता है। इस संदर्भ में रफाल को ओमनी रोल एयरक्राफ्ट कहा जाता है। मसलन ये एक ही मिशन में टारगेट्स को निशाना बना सकता है, हवा में सीधी लड़ाई लड़ सकता है, इंटेलिजेंस भी इकट्ठा कर सकता है। खास बात यह है कि ये सब करने के लिए इसके कमांड भी बार बार बदलने नहीं पड़ते, मिशन प्रोफाइल रिकॉन्फ़िगर नहीं करनी पड़ती। सीरिया, माली, लिबिया इत्यादि में ये अपनी क्षमता पहले सिद्ध कर चुका है। एडवांस रडार, सेंसर फ्यूजन, मीटियोर और स्कैल्प जैसी मिसाइल्स दागने की क्षमता इसे टॉप क्लास बनाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इसकी तस्वीर पूरे दुनिया को देखने को मिली। भारत के लिए इसकी मौजूदगी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पड़ोस में बैठे हैं पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान के पास अमेरिकी एयरक्राफ्ट हैं और चीन के पास J-20 और J-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स मौजूद हैं, और भारत के खिलाफ दोनों की साठगांठ भी किसी से छिपी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो तुर्की भी इनके साथ हो गया था, यानी अगर हवा के खतरे को हवा में निपटाना है तो हमारी तैयारियां हवाई नहीं हो सकती। और ऐसा भी नहीं है कि चीन पाकिस्तान का ये खतरा कोई आज का है या ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही इसका हमें एहसास हुआ हो। दशकों से ये सब चल रहा है। अभी की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास 29 स्क्वाड्रन है, 29, जबकि स्वीकृत संख्या है 42। वहीं पाकिस्तान के एयरफोर्स 25 और चीनी वायुसेना भारत से 4 गुना ज़्यादा स्क्वाड्रन के साथ ऑपरेट कर रही है। एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 प्लेन्स फाइटर जेट्स हो सकते हैं। इस पर आगे और बात करेंगे, अभी रफाल पर ही फोकस करते हैं। बात यह है कि इस सदी की शुरुआत में ही भारत तेजस के तौर पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA जिसको बोलते हैं डेवलप कर चुका था। देसी तकनीक पर आधारित ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए बहुत बड़ी सफलता साबित हुआ। लेकिन वक्त बीतने के साथ कुछ और ज़रूरतें महसूस हुई, तब AMCA एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। साल 2009 में UPA सरकार ने इसकी स्टडी के लिए 90 करोड़ रुपए का फंड अलॉट किया, जिसे बाद में 447 करोड़ किया गया बढ़ा करके। तय हुआ कि इसके तहत देश के भीतर और बाहर से एयरक्राफ्ट की व्यवस्था की जाएगी।
इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल 2015 में फ्रांस पहुंचे। इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के तहत 36 रफाल जेट्स की डील साइन हुई। इधर तेजस LCA वाला प्रोजेक्ट भी जारी रहा। इसके तहत देश के भीतर ही मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिशें हुई। कुल 126 जेट्स की ज़रूरत आंकी गई। हालांकि देसी तकनीक पर बने रडार और हथियारों को इंटीग्रेट करने की समस्याएं सामने आती रहीं। इसी तरह इंजन डिलीवरीज में भी आ रही परेशानियों ने देश के भीतर वाले इस प्रोजेक्ट को बैक सीट पर थोड़ी देर के लिए ढकेला। लेकिन पाकिस्तान और चीन उनकी एयरफोर्स को लगातार मजबूत करते जा रहे थे। ऐसे में भारतीय वायुसेना ने 2018 में 114 और रफाल मंगाने डेवलप करने की रिक्वेस्ट की। ऐसा नहीं है कि रफाल का नाम पहले से ही तय हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि सरकार की ओर से नियुक्त एक कमेटी ने रिक्वेस्ट पर विचार किया। उस समय कई तरह के कई सारे विकल्प रखे गए। अमेरिका के F-16 और F-18 का भी, स्वीडन का ग्रिपेन ई, UK, जर्मनी, इटली और स्पेन के साझेदारी से बनने वाले यूरो फाइटर टाइफून का भी, और रूस का सुखोई 35 इसे भी कंसिडर किया गया। लेकिन सभी को भारत लाने के रास्ते में कोई ना कोई समस्या खड़ी रही, जैसा कि दिल्ली स्थित सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के डायरेक्टर जनरल अनिल गोलानी अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपे अपने लेख में समझाते हैं कि अमेरिका के केस में इंटरनेशनल टैरिफ से निपटना पड़ता और पेचीदगी भरी मंजूरियां लेनी पड़ती। ग्रिपेन ई में जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन लगा है, उसमें भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की दुश्वारियों से जूझना पड़ता। यूरो फाइटर बनाने में जिस तरह से कई देश शामिल हैं, इंटर गवर्नमेंटल डील में दिक्कत होती इसमें। सुखोई 35 को लेकर चिंताएं थी कि तकनीक उतनी उसकी बेहतर नहीं है। ऐसे में भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों, डील के बाद रफाल जेट्स के आने में लगने वाला समय, टेक्नो इंडस्ट्रियल फिट और दूसरे ज़रूरी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकारी कमेटी ने रफाल के बेस को ही एक्सपैंड करने का सुझाव दिया और अब इस डील पर लगभग अंदरूनी तौर पर मुहर लग गई है। यहाँ एक बात का ध्यान रखना और ज़रूरी है, ये डील तब हो रही है जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रफाल के खिलाफ खूब नेगेटिव कैंपेन चलाया गया। दावा किया गया कि पाकिस्तान ने भारत का एक रफाल जेट गिरा दिया, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। भारत की ओर से ये तो कहा गया है कि कुछ नुकसान हुआ, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि प्लेन्स जेट्स गिरे या नहीं। इधर पाकिस्तान के दावों के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों में विश्लेषण छापे जाने लगे, ये बताते हुए कि कैसे दूसरे देशों के तमाम एयरक्राफ्ट्स रफाल से कई गुना बेहतर हैं। आशंका जताई गई कि ये विश्लेषण रफाल की मार्केट वैल्यू खराब करने के मकसद से छापे जा रहे हैं ताकि भारत के साथ डील प्रभावित हो। इस दौरान रफाल बनाने वाली कंपनी दसॉ एविएशन के शेयर्स भी गिरे। हालांकि बाद में सब ठीक हो गया और अब इस डील ने बताया है कि भारत का भी भरोसा रफाल पर बरकरार है। नया सेंसोडेंट DSP नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट DSP। अब आते हैं स्क्वाड्रन वाले सवाल पर। हमने आपको बताया कि भारतीय वायुसेना के पास इस समय 29 स्क्वाड्रन है, ज़रूरत हमें 42 की है। रफाल की ये नई वाली डील करीब 6 स्क्वाड्रन का इजाफा और कर सकती है, लेकिन इसमें कुछ समय तो लगेगा ही। ये बन करके आने में कोई जहाज़ पहले से बन करके रखे नहीं होते, बनाना पड़ेगा। जानकार कह रहे हैं कि कम से कम 2030 तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है। इधर HAL के पास 180 LCA तेजस के ऑर्डर हैं, लेकिन इनकी डिलीवरी में देरी से एयरफोर्स चिंतित है। सार्वजनिक तौर पर चिंताएं जताई गई हैं। भारतीय वायुसेना अभी सिर्फ 40 तेजस ही ऑपरेट कर रही है। अगर बाकी के सभी ऑर्डर समय पर मिल जाते तो MiG-21 के रिटायर हो जाने के बावजूद एयरफोर्स में स्क्वाड्रन का शायद ये संकट पैदा नहीं हुआ होता। बताया जा रहा है कि ऑर्डर 2035 तक खींच सकते हैं। हालांकि स्क्वाड्रन को लेकर यह भी कहा जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि इनकी संख्या पूरी ही हो। एक थ्योरी, एक दलील ये भी है, अगर किसी एयरफोर्स के पास एडवांस टेक्नोलॉजी वाले कम जेट्स भी मौजूद हों तो वो कमतर टेक्नोलॉजी के ज़्यादा जेट्स वाली एयरफोर्स से बेहतर ही साबित होगी, यानी तब संख्या मैटर नहीं करेगी। इसलिए अब पूरी दुनिया में 5वीं और 6वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स डेवलप करने की बात हो रही है। इस संदर्भ में अगर भारत की बात करें तो 5वीं पीढ़ी का विमान अभी बहुत दूर बताया जाता है, जबकि अमेरिका ने 2005 में अपने अब तक के सबसे उन्नत 5th जनरेशन विमान F-22 रैप्टर को अमेरिकी वायुसेना में शामिल कर लिया था, जिसके बाद भारत ने भी 2007-08 में रूस के साथ मिलकर के एक साझा प्रोग्राम शुरू किया। रूस की सुखोई कॉरपोरेशन और भारत की HAL को मिलकर के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट यानी FGFA बनाना था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों और देरी की वजह से भारत ने 2018 में खुद को इस प्रोजेक्ट से अलग कर लिया, जिसके बाद भारत एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वाले प्रोजेक्ट पर
LCA तेजस पर शिफ्ट हो गया। यानी 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट अभी भारत के लिए दूर की कौड़ी बना हुआ है, कम से कम स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसे डेवलप करना। हालांकि कहा यह जा रहा है कि भारत इस बीच बाहर से भी ये खरीद सकता है, यानी बढ़ते खतरे के मद्देनजर तैयारियां तो की ही जा सकती हैं। इसी क्रम में रफाल की ये डील मील का पत्थर साबित होने वाली है। मैक्रों के इस दौरे पर इसे अमली जामा पहनाया जाना लगभग तय माना जा रहा है। इन खबरों पर नजर हमारी बनी हुई है। अब चलते हैं सुर्खियों पर। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दुनिया भर की राजनीति में हंगामे मचा रही एप्स्टीन फाइल्स भारत भी पहुंची। अमेरिका से जारी इन डॉक्यूमेंट्स की जद में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पर लगे आरोप। मामला सीधा संसद में उठा। पूछा गया कि हरदीप पुरी और घिनौने जेफरी एप्स्टीन के बीच मुलाकातों का आधार क्या था। हरदीप पुरी किस हैसियत से जेफरी एप्स्टीन से मिल रहे थे। दोनों के बीच क्या डील हो रही थी, क्या बातें हो रही थी। इन सब सवालों का जवाब देने के लिए हरदीप पुरी खुद सामने आए। 11 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पॉइंट वाइज बातें रखी, लेकिन उनके जवाबों से अब नए सवाल उठ रहे हैं। सबसे अहम बात है उनका जवाब देने का तरीका। उन तरीकों पर भी विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं। पहले आप ये बयान सुनिए जिसमें हरदीप पुरी कह रहे हैं कि 30 लाख ईमेल में उनका केवल 3-4 बार जिक्र है। दावा किया कि उनकी सभी मुलाकातें प्रोफेशनल थीं और वो एक प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के तौर पर मिले थे। In these 3 million emails, I am in New York for 8 years. Okay, we are talking about the period 2009 May when I joined as India's ambassador to the UN in New York, and when I became a minister in 2017. 8 years ही हो गया ना? Okay, 9 to yeah. Then there are references to possibly 3 or 4 meetings in 8 years. I was a far-sighted private citizen who knows what kind of work the Modi government is going to do and the kind of transformation is it. So, if this is what it is, this is what they call Hardip Puri's name appears in link in the Epstein file. Yeah, name. हरदीप पुरी के इस जवाब पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाया। एक्स पर एक थ्रेड पोस्ट किया जिसमें पीएम मोदी को टैग करते हुए दावा किया कि हरदीप सिंह पुरी झूठ बोल रहे हैं। महुआ ने ईमेल के स्क्रीनशॉट्स शेयर करते हुए पूछा, 24 दिसंबर 2014 एप्स्टीन से हरदीप पुरी कहते हैं कि वो बातचीत के लिए आना चाहते हैं। क्या ये किसी प्रतिनिधि मंडल जैसा लगता है? 25 दिसंबर 2015 हरदीप पुरी एप्स्टीन से पूछते हैं कि क्या वो शहर में है, क्या कॉफ़ी के लिए अवेलेबल हैं, क्या ये बातचीत किसी प्रतिनिधि मंडल के मुलाकात जैसी लगती है। इसी तरह 15 मई 2017 के ईमेल में 19 मई को होने वाली बैठक कंफर्म की गई। इसमें केवल एप्स्टीन और पुरी हैं, कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं। हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि वो एप्स्टीन के गुनाहों को जानते थे। उनको मालूम था कि एप्स्टीन को एक नाबालिग से सेक्सुअल फेवर्स मांगने के संबंध में 2008 में दोषी ठहराया गया था, लेकिन उन्होंने और कई लोगों ने इसे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि हो सकता है कि ये आरोप झूठ हों। Minimal interaction. But if your answer is, in 2008 he was, in 2008 he pled guilty, yes, for a charge that he was soliciting the favors of a woman who was underage. That was it. The rest of the stories got to be known much later. But believe me, many of us had doubts on that. हरदीप पुरी ने अपनी सफाई जिस तरह से जिन शब्दों में दी उस पर सवाल उठ रहे हैं। इतनी गंभीर बात पर जिस तरह के हाव भाव के साथ उन्होंने बयान दिया उससे भी विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने लिखा, हरदीप पुरी ने पहले इनकार किया था लेकिन अब वो कबूल कर रहे हैं कि उन्हें एप्स्टीन के सेक्स ऑफेंडर होने के बारे में पता था। ऐसा आदमी अभी कैबिनेट में मंत्री कैसे बना हुआ है? अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ओर से जारी एप्स्टीन फाइल की कतरनें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। इन्हीं के सहारे कांग्रेस भी लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इन्हीं कागजों के सहारे कई सवाल पूछे। उन्होंने अक्टूबर 2014 के एक ईमेल का हवाला किया जिसमें एप्स्टीन और हरदीप पुरी के बीच की बातचीत है, जिसमें लिंक्डइन के को फाउंडर हॉफमैन रीड का भी जिक्र है जिन्हें उस वक्त भारत आना था। आरोप है कि एप्स्टीन ने रीड की भारत यात्रा का इंतजाम हरदीप पुरी को करने के लिए कहा था। इसे लेकर के पवन खेड़ा ने गंभीर सवाल पूछे हैं। हरदीप सिंह पुरी पर हम आज फोकस करते हैं। ये कहते हैं साहब प्रोफेशनल रिश्ते थे। साहब आप थे क्या 2014 में? जरा ये बता दीजिए कि आपके प्रोफेशनल रिश्ते थे एप्स्टीन से। एप्स्टीन किसके इशारे पर, किसके निर्देश पर रीड हॉफमैन जो कि लिंक्डइन के को फाउंडर हैं उनकी भारत यात्रा प्लान कर रहा था, और आप उस प्लानिंग को कार्यान्वित करने के लिए, व्यवस्थाएं बनाने के लिए आप उसकी मदद कर रहे थे। उनके एप्स्टीन के निर्देश पे हरदीप पुरी चल रहे थे।
एप्स्टीन किसके निर्देशों पे चल रहा था हमें नहीं मालूम। क्या हरदीप पुरी एप्स्टीन और मोदी के बीच की कड़ी है हमें नहीं मालूम, क्योंकि अभी सिर्फ 30 लाख फाइलें आई हैं सामने, 30 लाख अभी आनी बाकी हैं। हो सकता है उसमें वो जवाब मिल जाए। लेकिन रीड हॉफमैन की भारत यात्रा, भारत में उनके कार्यक्रम, उनमें से एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित थे, ये सब हरदीप पुरी किस कैपेसिटी में कर रहे थे, किस हैसियत से कर रहे थे। हरदीप पुरी उस वक्त एक रिटायर्ड डिप्लोमैट थे। क्या भारत सरकार की एम्बेसी बंद हो चुकी थी? क्या राजदूत नहीं थे वहां? क्या सुषमा स्वराज जी मंत्री नहीं थी कि नरेंद्र मोदी को हरदीप सिंह पुरी की उपयोगिता मिली? उनको हरदीप पुरी मिले कि जो ये सारा कार्यक्रम करवाएंगे? क्या एप्स्टीन को भी भारतीय एम्बेसी नहीं हरदीप पुरी मिले? और नरेंद्र मोदी को क्या एप्स्टीन मिले रीड हॉफमैन को भारत लाने के लिए? हमें यह नहीं समझ में आ रहा कि एम्बेसी होते हुए, इतना अमला होते हुए, एक विदेश मंत्री होते हुए, विदेश मंत्रालय होते हुए, एप्स्टीन और हरदीप पुरी, यह लोग रीड हॉफमैन की विजिट प्लान कर रहे हैं, फाइनलाइज कर रहे हैं, क्रियान्वित कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? हरदीप पुरी कहते हैं साहब प्रोफेशनल रिश्ते थे, कॉफी पीने जा रहे हैं, उनके अपार्टमेंट में जा रहे हैं, मेल्स में किताबें डिस्कस हो रही हैं, परिवार डिस्कस हो रहे हैं। क्या हो रहा है? शौक डिस्कस हो रहे हैं। क्या हो रहा है ये? हरदीप पुरी जी, व्हाट हैपेंस इन न्यूयॉर्क डज नॉट स्टे इन न्यूयॉर्क, you'll have to resign। अगली सुर्खी, मनरेगा की जगह लाया गया नया कानून हो या अमेरिका से हुई ट्रेड डील। कई ट्रेड यूनियन और किसान संगठन इससे नाराज हैं। उन्हें डर है कि अमेरिका से सस्ते आयात का असर डेयरी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर पड़ेगा। उनका मानना है कि मनरेगा गांव में काम की गारंटी देता था, जिसे नया कानून कमज़ोर कर रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर गुरुवार को इन संगठनों ने देश भर में हड़ताल का ऐलान किया। संयुक्त किसान मोर्चा, 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियंस इसमें शामिल हुए। बंद का मिलाजुला असर दिखा। कहीं कहीं दुकानों पर ताले लगे रहे, लेकिन कुल जमा सब कुछ अधिकतर सामान्य ही रहा। संगठनों को विपक्ष का भी साथ मिला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी ने इनकी मांगों का समर्थन किया। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।